तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री मनीषा पे। और आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे और वो होगा फंडामेंटल एनालिसिस। एक ऐसा स्टॉक जिसने अभी हाल ही फिलहाल में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। स्टॉक का नाम है पीसी ज्वेलर्स और पीसी ज्वेलर्स की केस स्टडी मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से पीसी ज्वेलर्स में मैंने लिया है एक शॉर्ट ट्रेड और शॉर्ट प्रॉफिट किस तरह से कमाया है, उसके पीछे की सारी फिलॉसफी, सारी साइकोलॉजी, मैंने किस तरह से अगर मैंने ट्रेड लिया तो वो 100% सक्सेसफुल ही हुआ। कहीं पे मुझे स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं पे मुझे प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं पे मुझे लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आइए चलते हैं, पहले वन बाय वन मैं आपको डिस्कशन करते जाऊंगी कि देखिए आखिर मैंने उठाया। पहले तो मैं अपना बता दूं, फिलहाल पीसी ज्वेलर्स को 12 रुपये के आसपास मैंने उठाया था और पीसी ज्वेलर्स में मैंने 19 रुपये के आसपास का हाई देखने के बाद में अभी स्टिल मैं पीसी ज्वेलर्स में इन्वेस्टेड हूँ। और उसका रीज़न बताती हूँ कि क्यों एक पेनी स्टॉक, मतलब 12-13 रुपए के स्टॉक में यूजुअली मैं सब लोगों को मना करती हूँ कि पेनी स्टॉक में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। पेनी स्टॉक में लगाया हुआ पैसा आपका ऑलमोस्ट रिस्क पे रहता है, ऑलमोस्ट उसमें ज़ीरो होने की कैपेबिलिटी रहती है। कभी भी 20 रुपये से नीचे के स्टॉक में कभी भी ना अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करती हूँ, ना किसी को कहती हूँ कि लेने चाहिए, ठीक है। क्योंकि 20 रुपये से नीचे के स्टॉक में हज़ार दिक्कतें होती हैं, तब जाके वो स्टॉक 20 रुपये से नीचे आके टिकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर मतलब मैं जिस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ उसको स्टॉक को मैंने क्यों लिया। तो सबसे पहले बात करेंगे ज्वेलरी स्टॉक की। ये जो सेक्टर है, आप जो भी स्टॉक चूज़ करने जा रहे हैं ना, अगर उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो पीसी ज्वेलर्स था एक ज्वेलरी सेक्टर का स्टॉक। तो ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक पिछले साल 2023-24 में बहुत अच्छी रैली दिया था। इनफैक्ट पीसी ज्वेलर्स ने भी बहुत अच्छी रैली दी थी और खास करके कल्याण ज्वेलर्स को मैंने ट्रेड किया था लास्ट 2023-24 की बात करूं तो कल्याण ज्वेलर्स पे मैं लास्ट जो अपना स्टॉप लॉस ले लिया था वो 720 रुपये पे मैं कल्याण ज्वेलर्स से एग्जिट हो गई थी। और उसके बाद लगातार इस सेक्टर के टच में हूँ। आप देख रहे हो कल्याण ज्वेलर्स भी फिलहाल बहुत ज़्यादा लो पे है और फिलहाल कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो अब क्यों मैंने पीसी ज्वेलर्स उठाया, उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि पिछले साल जिन भी लोगों ने प्रॉफिट्स कमा लिए थे तो उन्होंने तो कमा लिए, लेकिन जो लोग ज्वेलरी सेक्टर से कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाए या जिन लोगों ने ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक्स में इतनी हाई फाई तेज़ी देखी थी, तो जो रह गए थे प्रॉफिट कमाने से, वो पॉसिबली इस साल जब ये स्टॉक गिरे हैं तो इनमें बाय ऑन डिप्स, लॉन्ग टर्म के नाम पे बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश ज़रूर करते हुए दिखेंगे। ये मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है कि अक्सर ऐसा होता है जब भी किसी स्टॉक में बहुत तेज़ी आती है ना, उसके बाद में रिटेलर अगर उस तेज़ी का पार्ट नहीं बन पाता तो वो उस स्टॉक के गिरने के बाद उसको बाय करता है। लेकिन ये बहुत ही गलत टेंडेंसी है। एक्चुअली इस टेंडेंसी से होता क्या है कि अगर कोई स्टॉक बहुत तेज़ रन ऑलरेडी एक दे चुका है ना, तो उसके बाद में तुरंत उस स्टॉक में उसी साल या अगले साल बुल रन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसके चलते अगर किसी स्टॉक में, ये मेरे मतलब रूल्स हैं, ये मेरे इन्वेस्टिंग के रूल्स हैं, अगर किसी स्टॉक में लास्ट ईयर बहुत तेज़ रैली आई है तो डेफिनेटली उस सेक्टर और उस स्टॉक से अब बारी है बड़े इन्वेस्टर और बड़े म्यूचुअल फंड्स और बड़े लोगों की एग्जिट की। तो ऑपरेटर कभी भी ऐसे स्टॉक को हाथ नहीं लगाएगा जो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, जहाँ पे बड़े लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वो हमेशा छोटे स्टॉक को प्ले करने की कोशिश करेगा, उस सेक्टर के वो छोटे मोटे स्टॉक जो 15, 20, 25 रुपए पे पड़े हैं ना। अगर किसी भी सेक्टर में अगर प्रॉफिट बुकिंग है तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो भागदौड़ मचाएंगे ना, ये 15-20 रुपए के सेक्टर 15-20 रुपए के सेक्टर स्टॉक जो होते हैं ना, ये करते हैं। यहाँ पे आपको तेज़ी दिखेगी। तो इस वजह से ये चीज़ मुझे पता थी, ये मेरा प्रायर एक्सपीरियंस था। हर सेक्टर को लेके ये जो बात मैं आपको कह रही हूँ, ये हर सेक्टर पे लागू नहीं होती है, ये कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पे ही लागू होती है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में ही लागू होती है। हाँ, लेकिन अगर वो किसी सेक्टर में उस साल बहुत तेज़ी है ना और जो लोग नहीं ले पाए, वो उस सेक्टर के स्टॉक बाय ऑन डिप करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। क्योंकि शेयर मार्केट में गलतफहमी का शिकार लोग रहते हैं कि जो स्टॉक रन टाइम पे, बुल रन टाइम पे हाथ नहीं आया, उसको आप बाय ऑन डिप करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाओ। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अलग रूल हैं, किन सेक्टर में, किन स्टॉक में कब क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जाती है, वो अलग तरह की चीज़ें हैं। एक आप इसको यूँ नहीं कह सकते कि हर स्टॉक में
में हर गिरे हुए स्टॉक में आप बाय ऑन डिप करके और उसमें लॉन्ग टर्म हो जाओ, ये फिलॉसफी आपको हर सेक्टर और हर शेयर में काम नहीं करेगी। तो बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स की। तो ये क्लियर था कि जो लोग नहीं कल्याण ज्वेलर्स को ले पाए या जो लोग पीसी ज्वेलर्स की पुरानी वाली बुल रन में शामिल नहीं हो पाए, वो पीसी ज्वेलर्स इस वक्त ज़रूर लेंगे। और क्योंकि पीसी ज्वेलर्स 12-13 रुपए का स्टॉक उस वक्त था, और उस केस में ऐसे स्टॉक पे रिटेलर और खास करके नए आने वाले रिटेलर की नज़र तो ज़रूर पड़नी ही पड़नी थी। तो सबसे पहले तो इसमें रिटेलर इसको हर भागते दौड़ते हर प्राइस पे इसको बाय करेगा। उसके बाद में इन इमोशंस का फ़ायदा उठाया जाएगा ऑपरेटर द्वारा। ऑपरेटर इसको हर छोटे मोटे प्राइस पे इसको ऑपरेट करेगा, इसको ऊपर नीचे अपनी मर्जी से कभी बाय कराएगा, कभी सेल कराएगा। क्योंकि छोटा स्टॉक है तो ऑपरेटर के लिए पंप डंप और कुछ भी बाय सेल करना बहुत इजी होता है। तो अब इसमें घुसेगा ऑपरेटर भी। और दूसरी बिग न्यूज़ जो इसमें आई थी, पहली बात तो आपको ये माननी पड़ेगी कि पीसी ज्वेलर्स एक पेनी स्टॉक नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि पीसी ज्वेलर्स लास्ट ईयर लगभग 180 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जिन दिनों कल्याण ज्वेलर्स 700-800 से के आसपास ट्रेड कर रहा था, उन दिनों पीसी ज्वेलर्स 180 के प्लस था। तो 180 प्लस के आसपास जब स्टॉक में एक न्यूज़ आई, स्टॉक जब गिरने लगा और स्टॉक में एक न्यूज़ आती है कि पीसी ज्वेलर्स का हर एक शेयर 10 शेयर में टूटने जा रहा है, शेयर को स्प्लिट किया जा रहा है, ताकि छोटे स्मॉल इन्वेस्टर जो 10-20 रुपए के शेयर खरीदना चाहते हैं उनके लिए पीसी ज्वेलर्स की पहुंच आसान हो जाए। तो स्टॉक को स्प्लिट किया गया था और हर एक पीसी ज्वेलर्स के बदले जो होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, उनको मिले थे 10 पीसीजे के शेयर। और जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है ना, तो उस केस में प्राइस एडजस्ट होगा। वो जो 180 रुपए थे जिसका एक शेयर हुआ करता था, अब वो 10 शेयर, 1 शेयर इज इक्वल टू 10 शेयर आपके अकाउंट में दिखने लगे होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम शेयर का प्राइस भी 180 से गिर के 18-17 रुपए के आसपास आ गया था। तो अब आपको ये मानना इंपॉर्टेंट है कि पीसी ज्वेलर्स एक पेनी स्टॉक नहीं है। पीसी ज्वेलर्स 180 से गिर के 18 और 17 रुपए नहीं हुआ है। पेनी स्टॉक वो होते हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से लगातार उनमें कुछ दिक्कत चलती आती है और ऑल टाइम हाई से लगातार वो गिरते चले जाते हैं। जैसे कि मैंने अपनी केस स्टडी में ओला इलेक्ट्रिक को लिया था कि ओला इलेक्ट्रिक ने आफ्टर आईपीओ 140 के हाई के बाद में लगातार ओला इलेक्ट्रिक गिरता चला रहा है। और जिस तरह से गिरावट है उसके बाद में आती है उसमें नेगेटिव न्यूज़, और हर नेगेटिव न्यूज़ पे उसको दोबारा से सेल कराया जाता है और उसमें से जो रिटेलर का मनी है वो धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। तो ये गिर के नहीं आया है, ये स्प्लिट होने के बाद आया है। तो ये सारी न्यूज़ से मैं अपडेटेड रहती हूँ। यही मैं आपको बार बार कहती हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, 3 चीज़ों पे आपको कमांड करनी ही पड़ेगी। अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेने है ना, 3 चीज़ों पे कमांड करनी ही पड़ेगी। नंबर 1 है फंडामेंटल एनालिसिस, नंबर 2 है उसका टेक्निकल एनालिसिस, और नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो न्यूज़ को केवल ट्रेड के लिए नहीं, न्यूज़ को अपने नॉलेज बेस बनाने के लिए भी। ये मेरे नॉलेज बेस का ही नतीजा था कि मुझे ये न्यूज़ पता थी कि पीसी ज्वेलर्स का शेयर 1:10 में स्प्लिट हुआ है और ये पेनी स्टॉक नहीं है, ये चीज़ मुझे पता थी। आप अगर ऐसे पेनी स्टॉक में पैसा लगाएंगे जो पिछले 10 साल से सेम रेट पे है और उसमें किसी तरह का स्प्लिट नहीं हुआ है, और वो एक बुल रन में आपको 10-20% का अपर सर्किट और बेयर रन में वो 10-20% का लोअर सर्किट देता है, इस तरह के स्टॉक से तो रहना है दूर। लेकिन हाँ, पीसी ज्वेलर्स जैसा शेयर जो स्प्लिट होके आया था वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया कि जो लोग कल्याण ज्वेलर्स की इतनी शानदार रैली देख चुके हैं वो अब दोबारा से ज्वेलरी स्टॉक लेना चाहेंगे। नए रिटेल इन्वेस्टर जिनको पता नहीं है कि एक बार रैली आने के बाद में दोबारा उस स्टॉक में, उस सेक्टर में घुसा नहीं जाता, तो वो कल्याण ज्वेलर्स ले ना ले, लेकिन हाँ, ये 10-20 रुपए का पीसी ज्वेलर का स्टॉक इनकी नज़रों में ज़रूर रहेगा। तो रिटेलर ने वहाँ लिया, ऑपरेटर इन चीज़ों को जानते हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपके इमोशंस को वो बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, इसीलिए उनको ऑपरेटर कहा जाता है। और उसके बाद बारी आती है बड़े इन्वेस्टर की, समझदार इन्वेस्टर की, म्यूचुअल फंड्स की, और बड़े जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो एक्चुअली स्टॉक की क्वालिटी जान समझ के स्टॉक में निवेश करते हैं, स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड कभी भी ऐसी कंपनी, वो कभी भी पेनी स्टॉक नहीं लेंगे, वो कभी भी खराब स्टॉक नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई कंपनी अपनी चीजों में सुधार कर रही है, कंपनी की बैलेंस शीट सुधर रही है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सुधर रहा है, कंपनी का
फंडामेंटल सुधर रहा है ना, तो इस तरह की कंपनीज को बड़े इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड्स वो उनकी नजरों में जरूर रहते हैं। तो अब मैं आपको करके बताऊंगी पीसी ज्वेलर्स का फंडामेंटल। ये न्यूज मेरे पास थी कि पीसी ज्वेलर्स 10 से टूट के 1 पे आया है, सॉरी 1 से टूट के 10 पे आया है। ये न्यूज के बाद, उसके बाद मैंने देखा कि जिस तरह से गोल्ड बार बार न्यूज़ बना रहा है, गोल्ड और ज्वेलरी जिस तरह से बार बार न्यूज़ बना रहा है ना, तो गोल्ड लेना है या नहीं लेना है। लेकिन यस, ज्वेलरी का ये स्टॉक मुझे ऐसा फील कराने लगा था कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है, और उसी के बाद मैंने इसका किया फंडामेंटल एनालिसिस। और जब मैंने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया, जो मेरे पैरामीटर्स हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के जितने भी, उन सारे पैरामीटर्स पे ये स्टॉक खरा उतर रहा था बिना, फर्स्ट मेरा जो क्राइटेरिया होता है ना वो पैरामीटर्स का होता है। पैरामीटर पे अगर मेरे 12-13 पैरामीटर हैं, अगर उन पे वो स्टॉक खरा नहीं उतरता, मैं उस कंपनी को फर्स्ट स्टेप पे ही छोड़ देती हूँ। लेकिन पैरामीटर पे ये स्टॉक खरा उतर रहा था। उसके बाद बात करूंगी इसके पीयर कंपैरिजन पे, मतलब बाकी के ज्वेलरी स्टॉक के कंपैरिजन में पीसी ज्वेलर्स के फंडामेंटल किस तरह के हैं। पहले तो इसके इटसेल्फ अपने फंडामेंटल मैंने कंपेयर कर लिए, इसके अपने पैरामीटर मैंने कंपेयर कर लिए, सारे रेशोज कंपेयर कर लिए। उसके बाद इसका किया पीयर कंपैरिजन, जो मेरी कंपैरेटिव एनालिसिस की क्लास है, फंडामेंटल की एडवांस क्लासेस का टॉपिक है ये मेरा, और ये मेरा है पीयर कंपैरिजन कंपैरेटिव एनालिसिस। इस क्लास में मैं अपनी आपको ये सिखाती हूँ कि अगर एक अच्छा फंडामेंटल गुड स्टॉक है तो उसी सेक्टर के बाकी के दूसरे स्टॉक से क्या वो बेहतर है, या उस पेयर ग्रुप में उस वाले सेक्टर में क्या और कोई कंपनी उससे बेहतर है जो मैं स्टॉक लेके बैठी हूँ। तो जब मैंने पीसी ज्वेलर्स को देखा तो ये बाकी के पेयर ग्रुप में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर था। इसकी सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स जो भी मेरे देखने के पैरामीटर हैं, ये मेरे एडवांस स्टडीज़ का टॉपिक है, तो उसमें मुझे ये सबसे बेस्ट परफॉर्मर दिखा। और उसके बाद आ जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूंगी। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी मुझे ये स्टॉक हर 3-4 महीने में अच्छा परफॉर्म, मतलब ये कंपनी हर लास्ट 4 क्वार्टरली जो इनका रेवेन्यू था, जो इनका और बाकी के जितने भी पैरामीटर्स थे, जो भी मैं पैरामीटर्स देखा करती हूँ, उन सारे पैरामीटर्स में ये पिछले क्वार्टर की बजाय इस क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका परफॉर्मेंस सुधर रहा था इस कंपनी का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी इस साल बहुत अच्छा सुधार था। देखो, कंपनी हमेशा जब बढ़ने की कोशिश करेगी और जब बहुत अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करेगी, जब कंपनी के फंडामेंटल में एकाएक सुधार होने लगे, कंपनी के फंडामेंटल किसी भी XYZ वजह से अगर सुधरने लगे, इस तरह की कंपनीज आपको मल्टीबैगर रिटर्न के पोटेंशियल रखती हैं। तो आप देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब मैंने इसका देखा तो वो भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अट्रैक्टिव था, और इनफैक्ट लग रहा था कि कंपनी यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकती है। जो 12 रुपये की मेरी एंट्री प्राइस थी। जब मैंने इसकी बैलेंस शीट चेक की तो बैलेंस शीट भी इसकी एज कंपेयर टू, बैलेंस शीट को भी मैं कंपेयर करती हूँ बाकी के पेयर ग्रुप से, तो जब मैंने बैलेंस शीट चेक की तो वो भी एज कंपेयर टू अदर ज्वेलरी स्टॉक मुझे इसकी बेटर लगी। बैलेंस शीट किस तरह से 1 मिनट में 2 मिनट में किस तरह से आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, उसके बाकी पेयर ग्रुप के साथ बैलेंस शीट में को किस तरह से कंपेयर कर सकते हो 1 मिनट में, ये मेरी एडवांस क्लासेस का पार्ट है। अगर आप चाहें तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 1-1 मिनट में अगर पूरे फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूँ ना, तो मेरा जो करने का तरीका है ना फंडामेंटल एनालिसिस, केवल 5 मिनट और किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता। केवल 5 मिनट के अंदर अंदर मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर लेती हूँ और आपको करना सिखा दूंगी। मेरी एडवांस फंडामेंटल क्लासेस का टॉपिक है। तो बैलेंस शीट भी कंपनी की सुधर रही थी, काफ़ी सारे पैरामीटर्स बहुत अच्छे परफॉर्मेंस पे थे, ये सारी चीज़ें मैंने देख ली थी। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कंपनी का साउंड कंडीशन में था, कंपनी हर एक स्तर पे सुधार कर रही थी। और उसके बाद आ जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ था, और उसका रीज़न है यहाँ पे जो 45% जो रिटेलर है, मतलब 50% के आसपास इसको रिटेलर लेके बैठा है। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर किसी कंपनी में रिटेल होल्डिंग के साथ साथ अगर म्यूचुअल फंड्स की भी, DIIs की भी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हिस्सेदारी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव साइन होता है उस स्टॉक के बढ़ने में। ये नहीं कह रही कि वो कोई मल्टी बैगर रिटर्न देगा, क्योंकि आप मान के चलो अगर किसी स्टॉक को 50% रिटेल होल्डिंग लेके बैठा है ना, तो किसी मल्टी बैगर रिटर्न की हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ,
12 रुपए के आसपास से कंपनी में एक दम था। अगर 12 रुपए के आसपास मुझे म्यूचुअल फंड्स उसको खरीदते हुए दिख रहे थे तो दैट मीन्स ये स्टॉक बहुत मतलब तेज रन कभी भी दे सकता है। तो ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद मैंने इस स्टॉक में एक छोटा सा दांव लगाया था और वो दांव था मेरा 12 रुपए पे। बहुत ज़्यादा पैसा इतने छोटे स्टॉक में लगाना नहीं चाहिए। उसका रीज़न होता है आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे भी होते हो। जितने छोटे स्टॉक को आप डील करोगे ना, वो छोटा स्टॉक उतना ही ज़्यादा ऑपरेटर ड्रिवन होगा। यहाँ पे इस वक्त ऑपरेटर भी घुसा है, म्यूचुअल फंड्स भी घुसा है, रिटेलर्स भी घुसे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स की भी नज़र है। और ऐसे स्टॉक में अगर आपने बड़ा मनी फंसा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हाँ, 12 रुपए के आसपास ये स्टॉक मुझे लगा था कि ये इसके पैसे डालने के लायक एक जगह है, एक स्पॉट है जहाँ पे इस तरह की कंपनी, इस तरह के फंडामेंटल के साथ जो कोई कंपनी है उसमें एक छोटा दांव खेला जा सकता है। तो मैंने अपना वो पैसा वहाँ पे 12 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया था। उसके बाद स्टॉक ने 19 साढ़े 19 रुपए के आसपास का इसने हाई दिया था। हालांकि जो ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडर्स यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह 19 रुपए के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता है शेयर। तो जो भी ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब यहाँ पे बचे हैं केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मुझे नहीं पता ये स्टॉक कब, अभी फिलहाल चार्ट पे पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं, अभी वो स्टॉक और नीचे की तरफ गिरेगा या ये स्टॉक अभी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलेगा, ये तो बताएगा मेरा टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट फॉर्म हो रहा है, टेक्निकल चार्ट किस तरह का फॉर्म होता है उसके बाद फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। क्या स्टॉक में स्टॉप लॉस लेके प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या फिर स्टॉक में और बना रहा जाए और स्टेक ऐड किया जाए, ये तो थोड़ा टाइम ही बताएगा, मेरा टेक्निकल एनालिसिस ही बताएगा। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इस तरह से आप जल्दी रिटर्न देने वाले स्टॉक पहचान सकते हो। और कंफर्म जल्दी रिटर्न देने से कहीं ज़्यादा अच्छा है पैसा कंफर्म रिटर्न देने वाले स्टॉक में लगाया जाए। मेरी फिलॉसफी यही रहती है कि जो भी ट्रेड हो या जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो श्योर शॉर्ट होना चाहिए। मुझे चाहे तो फंडामेंटली चाहे मुझे टेक्निकली किसी भी ग्राउंड पे मुझे जहाँ भी दिक्कत लगती है ना, मैं वो ट्रेड नहीं लेती क्योंकि मेरा जो पर्पज़ रहता है ना वो श्योर शॉर्ट ट्रेड का रहता है। मैं कभी भी डाइसी ट्रेड्स नहीं लेती, लगा नहीं लगा 50% वाला गेम मैं नहीं खेलती अनटिल अनलेस फंडामेंटली गुड स्टॉक नहीं है और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स नहीं फॉर्म हो रहे, मैं स्टॉक में एंट्री नहीं करती हूँ। ये मेरा तरीका है। अगर आप मुझसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।